नमस्कार, स्वागत है आपका बात आपकी हमारी में। मौजूदा समय में एक बात अक्सर सुनाई दे जाती है कि इस देश में 70 सालों में क्या हुआ, या फिर कांग्रेस ने अपनी सरकार में क्या किया। टीवी पर चलने वाले राजनीतिक डिबेट से लेकर चौराहों के पान की दुकान पर ऐसी चर्चाएं अक्सर सुनने को मिल जाती हैं। वैसे तो हर सरकार की कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियां भी होती हैं। तो क्या ये इस सवाल का सच है कि कांग्रेस ने देश को कुछ नहीं दिया? देश की सत्ता पर लंबे समय तक काबिज रहने वाली कांग्रेस के पास उपलब्धियों की कमी नहीं है। हम आपको कांग्रेस सरकार के उन 4 बड़े फैसलों के बारे में बताएंगे जिसका सीधा असर देश पर पड़ा, देश की आवाम पर पड़ा। सबसे पहले हम बात करेंगे जमींदारी उन्मूलन की। मुगल काल और ब्रिटिश काल में जमींदारी प्रथा न सिर्फ तेजी से पनपी, अलबत्ता उसका रूप बद से बदतर होता चला गया। कर या लगान के नाम पर गरीब छोटे किसानों पर अत्याचार बढ़ने लगे। खासकर सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल सल्तनत कमजोर पड़ने लगी, केंद्रीय प्रभाव कम होने लगा, तब किसानों के तत्कालिक अधिकारों में तेजी से कमी आने लगी और उनका शोषण बढ़ने लगा। इलाके के स्थानीय जमींदार कर को बढ़ाने लगे और उस कर को वसूलने के लिए किसी भी हद तक जाने लगे। मुगलों के बाद ब्रिटिश काल आया, लेकिन किसानों के हालात वैसे के वैसे रहे, वो नहीं बदले। सन 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना। जमींदारी प्रथा के साथ सहानुभूति रखने वाले कॉर्नवालिस ने 1790 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पंचवर्षीय योजना की तरह 10 वर्षीय बंदोबस्त करने का फैसला दिया। इसके बाद आम किसानों की मुसीबतें तेजी से और बढ़ने लगीं। लेकिन जल्द ही ब्रिटिश सरकार को अपनी इस भूल का एहसास हुआ और उसने भूमि सुधार के कदम उठाए। लेकिन इन कदमों का कोई ठोस प्रभाव जमीन पर नहीं दिख रहा था। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने 1945 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत राज्यों का चुनाव कराने का फैसला किया और इस फैसले के बाद कांग्रेस ने इस चुनाव में भाग लेने का फैसला कर लिया। दिसंबर 1945 में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जमींदारी उन्मूलन का जनता से वादा किया गया। 1947 में आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और उनकी अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद कांग्रेस ने देश से किया अपना वादा भी पूरा किया। 1950 से 1955 तक अधिनियम काम शुरू हुआ और इस देश से जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। किसानों और राज्यों के बीच फिर से सीधा संवाद स्थापित हुआ। किसानों को भूमि का स्वामित्व मिला। यह था कांग्रेस सरकार का पहला बड़ा फैसला। और अब बात करते हैं कांग्रेस सरकार के दूसरे बड़े फैसले की। भूमि सुधार तो हो ही चुका था, लेकिन किसानों के जीवन पर इसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं दिख रहा था। किसान अब भी खेती किसानी में लगने वाली लागत के लिए कर्ज के मोहताज थे। उन्हें फसल बोने की लागत के लिए सेठ और महाजनों के पास चक्कर लगाने पड़ते थे। बदले में सेठ महाजन मोटा ब्याज वसूलते, ज्यादातर तो चक्रवृद्धि ब्याज वसूलते, जिससे किसान ब्याज के चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। 1950 के दशक के खत्म होते होते देश की तत्कालीन सरकार पर जनता की उम्मीदों को पूरा करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। फिर आया 1960 का दशक, जब देश में हरित क्रांति का नारा दिया गया। तब इंदिरा गांधी की सरकार ने महसूस किया कि बैंकों के ऋण से किसान और कृषि दोनों की सूरत बदल सकती है। उस वक्त देश के बड़े औद्योगिक घराने बैंकों को चला रहे थे। इन बैंकों का विस्तार शहरों तक ही सीमित था और ग्रामों के किसान की पहुंच से बहुत दूर था। और यह भी डर था प्राइवेट सेक्टर के ये बैंक सेठ महाजनों की तरह कहीं गलत व्यवहार न करने लगें। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की योजना बनाई और 19 जुलाई 1969 को देश के वो बैंक
जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ज़्यादा थी, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसमें 14 बैंक थे। इन बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल थे। इंदिरा गांधी के इस ऐतिहासिक फैसले ने गांवों के किसानों तक सरकारी बैंकों की पहुंच बना दी। नतीजा यह हुआ कि उस दौर में अमेरिका से गेहूं आयात करने वाला भारत तेजी से हरित क्रांति का गवाह बना। कृषि के अलावा अर्थव्यवस्था में भी सुधार दिखने लगा। पूर्ववर्ती सरकार की तरह 15 अप्रैल 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 200 करोड़ की पूंजी वाले 6 और प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अब देश में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या कुल 20 हो चुकी थी। हालांकि 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया। इसके बाद सरकारी बैंकों की संख्या 19 रह गई और साल 2019-20 में 13 बैंकों का आपस में विलय कर दिया गया, जिसके बाद सरकारी बैंकों की संख्या घटकर सिर्फ 11 रह गई। कांग्रेस सरकार के तीसरे बड़े फैसले ने दुनिया का नक्शा कैसे बदल दिया, आपको बताते हैं। आंतरिक सुधार के साथ साथ भारत सामरिक क्षेत्र में भी धीरे धीरे बुलंदी की तरफ बढ़ रहा था। 1947 में जन्म लेते ही पाकिस्तान अपना तेवर दिखा चुका था। उसे जब भी मौका मिलता वो भारत को परेशान करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकता। बंटवारे के समय पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वो भारत के दोनों तरफ मौजूद था। भारत के लिहाज से इसे कतई अच्छी स्थिति नहीं कहा जा सकता था। अपना पूरा ध्यान भारत पर लगाए रखने वाला पाकिस्तान अपने भीतर पनप रहे आंतरिक विद्रोह से अनजान था। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के नेताओं ने मांग रखी कि बंगाली भाषा को भी उर्दू और अंग्रेजी की तरह राष्ट्रीय भाषा की सूची में शामिल किया जाए, लेकिन मोहम्मद जिन्ना ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पाकिस्तान की हुकूमत पर उस वक्त पंजाबियों का दबदबा था। उनकी मोनोपोली के चलते पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा था। इस चिंगारी को हवा मिली 1970 में, जब पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की 162 सीटों में से 160 सीट पर शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग विजयी हुई। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को 138 में से 81 सीटों पर जीत मिली। सीटों के हिसाब से शेख प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन पाकिस्तान की सेना भुट्टो के समर्थन में थी। सेना ने गतिरोध में हस्तक्षेप किया और पाकिस्तानी संसद को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जिसके विरोध में 1 मार्च 1971 को शेख ने हड़ताल का आह्वान किया। सेना को यह बात पसंद नहीं आई और सेना ने कार्यवाही शुरू कर दी। सेना की कार्यवाही पर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने विरोध करना शुरू किया। इस विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में कत्लेआम मचा दिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण लेने लगे। पूर्वी पाकिस्तान और भारत की सीमा पर भयंकर हालात पैदा हो गए। मानवता के आधार पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पूर्वी पाकिस्तान को अपना समर्थन दे दिया। इस बात से नाराज पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर हवाई हमला कर दिया। भारत को जैसे इसी दिन का इंतजार था। 4 दिसंबर को इंदिरा गांधी जी ने आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी। पाकिस्तान की खराब हालत देखकर उस समय उसके दोस्त रहे अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी नेवी के 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया। इसके जवाब में सोवियत संघ भारत के समर्थन में उतर आया। सोवियत संघ ने अपने युद्धपोत और न्यूक्लियर सबमरीन भेज दिए। कोल्ड वार के इतिहास में ये एक निर्णायक घड़ी थी, लेकिन अमेरिका ने अपने कदम वापस खींच लिए। इधर भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आपस में जंग करती रहीं।
13वें दिन यानी 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने समर्पण कर दिया। भारत ने नया इतिहास लिखते हुए बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। दुनिया का नक्शा बदल चुका था और पाकिस्तान टूट चुका था। कांग्रेस के तीसरे फैसले ने अगर पाकिस्तान को तोड़ा था तो चौथे फैसले ने दुनिया के बड़े मुल्कों का गुरूर तोड़ दिया। बताते हैं कैसे। 1971 की जंग में जीत के बाद वैश्विक पटल पर भारत ताकतवर मुल्क बनकर उभर चुका था। भारत को देखने का जो दुनिया का नजरिया था वो बदलने लगा था। लेकिन एक बात जो इंदिरा गांधी जी को साल रही थी वो ये थी कि उस वक्त दुनिया में महाशक्ति उसी देश को माना जाता था जिसके पास परमाणु हथियार होते थे। परमाणु हथियारों के मामले में भारत का तरकश अभी खाली था। वो साल 1974 था और तारीख थी 18 मई। राजस्थान के जैसलमेर से 140 किलोमीटर दूर मलका गांव में अचानक एक बड़ी जोर का धमाका सुनाई देता है। दूर तक धरती कांप जाती है और इस धमाके की गूंज पूरी दुनिया महसूस करती है। परमाणु बम के प्रथम परीक्षण के बाद भारत ने दुनिया को बुद्ध का संदेश देते हुए अपने इस ऑपरेशन का नाम रखा स्माइलिंग बुद्धा। बेहद गोपनीय तरीके से चले इस ऑपरेशन की कमान वैज्ञानिक राजा रमन्ना के हाथों में थी। 75 वैज्ञानिक और इंजीनियरों की टीम लंबे समय से इस परीक्षण की तैयारी कर रही थी। ये तैयारी इतनी गोपनीय थी कि इसकी भनक अमेरिका को भी नहीं लगी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की पूरी दुनिया में थू थू होने लगी। सबसे कमाल की बात तो ये थी कि इंदिरा गांधी जी ने इस ऑपरेशन की अनुमति लिखित में नहीं दी थी बल्कि मौखिक रूप में दी थी। और ये मौखिक रूप में अनुमति कब दी थी? ये समय था साल 1972 का, जब वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का दौरा कर रही थी। दौरा करते समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने वैज्ञानिकों को परमाणु परीक्षण के लिए संयंत्र बनाने की अनुमति मौखिक रूप से वहीं दे दी। इस परीक्षण से बौखलाए अमेरिका ने तमाम तरह के प्रतिबंध भारत पर लगा दिए। लेकिन भारत विश्व शक्ति के रूप में स्थापित होने का सफर पूरा कर चुका था। हमें हमारे भारत पर गर्व है और गर्व है भारत के निर्माताओं पर, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुतियां देकर हमारे भारत को विश्व पटल पर स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। बात आपकी हमारी, हमारे और आपके बीच बातचीत का एक माध्यम है जिसके जरिए हम और आप ऐसे मिलते रहेंगे। फिलहाल अभी अनुमति दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।